तो चलिए करते हैं स्टूडेंट अपठित अबोधनम को स्टार्ट। तो स्टार्ट करने से पहले एक खास बात आप सभी को बता दें कि बाबू यह जो टॉपिक है मेरे भाइयों बहनों, यह जो टॉपिक है ये 10 नंबर का है, 10 मार्क्स का है। तो कोई भी यह सोच रहा है कि ये टॉपिक छोड़ देंगे, जो होगा देख लिया जाएगा, तो ऐसा नहीं कीजिएगा। अगर इस टॉपिक में मार्क्स लाना है तो थोड़ा सा परिश्रम कर दीजिएगा, थोड़ा सा मेहनत कर दीजिएगा, मार्क्स आ जाएगा। उसके बाद अपठित अबोधनम जब आप लोग बनाते हैं तो एक गलत मेथड से बनाते हैं, इसीलिए आपको न आंसर मिलता रहता है और न ही भाषिक कार्य मिलता रहता है। अब आप कहेंगे सर कैसे? तो आप लोग क्या करते हैं एग्जाम में या जब भी प्रैक्टिस करते हैं, जल्दबाजी के चक्कर में आप लोग क्या करते हैं, इस क्वेश्चन को देख लेते हैं, एक पदेन, पूर्ण वाक्यन और भाषिक कार्यम को, और उसके बाद इसमें से आंसर खोजने लगते हैं और किसी भी तरह बना उना के निकल जाते हैं। तो अपठित अबोधनम बनाने वक्त कभी भी ऐसी गलती नहीं कीजिएगा। गद्यांश जो दिया रहेगा उसको अच्छे ढंग से पढ़ लीजिएगा, भले आपको आ रहा हो ना आ रहा हो, लेकिन पूरा अंत से लेके शुरू से लेके अंत तक आप क्या करिएगा, बढ़िया ढंग से उसका रीडिंग डाल लीजिएगा। चलिए इस गद्यांश का रीडिंग हम लोग डालते हैं। जैसे लिखा हुआ है, धात्री फलम सर्वेषु ऋतेषु लाभदायकम भवति। अब मान लीजिए कि आपको नहीं पता है धात्री फल का मतलब, ठीक है, लेकिन यह तो पता चल रहा है ना कि धात्री फल का बात कर रहा है तो कोई ना कोई फल का ही बात कर रहा होगा। जी सर। उसके बाद लिखा हुआ है सर्वेषु ऋतुषु लाभदायकम भवति। तो यह सभी बच्चा को पता होगा कि सर्वेषु का मतलब क्या होता है, सभी, ऋतुषु का मतलब कि सीजन, रेनी सीजन, विंटर सीजन, समर सीजन, और लाभदायकम भवति मतलब सभी ऋतु में लाभदायक है, सभी सीजन में लाभदायक है। तो यह बात हमेशा ध्यान में रख के चलिए कि अगर 100 बच्चा बोर्ड का एग्जाम दे रहा है तो 99 बच्चा को पूरा का पूरा अपठित अबोधनम का हिंदी नहीं आता है, फिर भी 10 में 10 नंबर वो ले आता है, ठीक है। तो जरूरी नहीं है कि पूरा का पूरा आपको हिंदी आए, हल्का फल्का टूटा फूटा भी समझ लीजिएगा तो आपका काम हो जाएगा। जैसे यहाँ पे आपने क्या देखा कि धात्री फलम सर्वेषु ऋतुषु लाभदायकम भवति, यानी कि धात्री फल जो है सभी ऋतु में क्या है, लाभदायक है। यहीं पे आप सोचने लगिएगा, अरे हमको तो धात्री फल का मतलब ही नहीं पता है, हमसे कैसे बनेगा, तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। अरे कुछ भी मतलब हो वो बाद में देखेंगे, गद्यांश पहले समझते हैं। उसके बाद लिखा हुआ है स्टूडेंट, धात्री फलम आम्लकम इत्यपि कथ्यते। कथ्यते का मतलब क्या, अभी तक तो आप सीख लिए होंगे अनुवाद का लेक्चर देखते देखते कि कथ्यते का मतलब कहते हैं। धात्री फलम को हम लोग क्या कहते हैं, आम्लकम भी कहते हैं। क्या कहते हैं, आम्लकम भी कहते हैं। अब आपके मन में कंफ्यूजन हो रहा होगा कि सर धात्री फल का मतलब मैंगो होता है, तो नहीं, धात्री फल का मतलब होता है आंवला। हमारे यूपी बिहार में उसको औरा के नाम से जानते हैं, ठीक, वही होता है धात्री फल। अब आगे बढ़िए। शरीरस्य स्वास्थ्य रक्षणाय फलायस्य प्रयोग अस्मेव कर्तव्य। ध्यान से देखिए, हल्का फल्का भी समझने की कोशिश कीजिए। शरीरस्य से मतलब समझ रहे हैं ना कि शरीर के बारे में बात हो रहा है। स्वास्थ्य रक्षणाय का मतलब क्या हुआ, स्वास्थ्य की रक्षा। फलस्याय प्रयोग मतलब कि फल का प्रयोग करना चाहिए। अब धात्री फल के बारे में बात कर रहा है तो धात्री फल का ही प्रयोग करना चाहिए। अस्मेव कर्तव्य मतलब कि हमें करना ही चाहिए। इदम फलम, तो इस फल के बारे में लिख रहा है, इदम फलम नेत्रयोः ज्योति वर्धनाय केशानाम सौंदर्य बुद्धि त्वचा कांति वर्धनाय च बहुपयोग भवति। तो आपको तो बहुपयोग भवति का मतलब पता ही होगा कि यह क्या है, उपयोगी है, ठीक। अब उपयोगी है ये बात नहीं पता है, सर पता है। अब इस फल के सेवन से क्या होता है, तो नेत्रयोः ज्योति वर्धनाय मतलब कि जो आंख की रोशनी होती है वो बढ़ती है। केशा नाम सौंदर्य वृद्धि है, केश का जो सुंदरता होता है वो बढ़ता है। और देखते नहीं है दीदी बहना लोग आंवला का काफ़ी ज़्यादा यूज करती है, डाबर आंवला का बाल में लगाने के लिए। क्यों? क्योंकि उससे जो होता है बाल जो होता है वो खूबसूरत होता है, त्वचा हमें फायदामंद होता है, ठीक। तो ये हमने पढ़ा। धीरे धीरे आगे बढ़ते जाइए। इसी तरह जरूरी नहीं है कि आपको पूरा का पूरा आना ही चाहिए, और 10 नंबर का ना टॉपिक है। आप सोचेंगे एक के बार में ऐसे आए, 1 मिनट में अपठित धात्री पढ़ लिए और सीधा आंसर कर दिए, तो कैसे बनेगा। पेशेंस निकाल के इसको 10 मिनट पढ़िएगा ध्यान से। समानताया अस्य प्रयोग अवलेह रूपून उपदंश रूपेण च भवति इदम रक्त कोशिका निर्माणे अपि सहायकम भवति। तो मान लीजिए कि आपको इसका मतलब नहीं पता, ठीक है, नहीं पता, अगला लाइन पढ़ते हैं। इदम रक्त कोशिका निर्माणे अपि भवति सहायकम भवति। अच्छा, यह रक्त कोशिका के निर्माण में यानी कि ब्लड सेल वगैरह बनाने में सहायक होता है, ठीक है, आगे पढ़ते हैं।
अस्य सेवनेन शरीरे रक्ताल्पता न भवति। अच्छा, मतलब इसके सेवन से शरीर में रक्ताल्पता नहीं होगा, मतलब ब्लड वगैरह की कमी नहीं होगी। ग्रीष्मो त फलमिदम शरीरस्य तापमान अपनयति। ओ, ग्रीष्म ऋतु में तो इस फल का सेवन करना ही चाहिए। क्यों? क्योंकि शरीर का तापमान ठीक रहेगा। देखते नहीं, ये भीरे सर की पत्नी बराबर आंवला का जूस देती रहती है गर्मी में, वही है। अस्य नियमित सेवनेन स्मरण शक्तिरपि वर्धते। अच्छा, मतलब इसका नियमित सेवन से स्मरण शक्ति, मतलब कि जो मेंटल एबिलिटी होता है वो भी बढ़ता है। अच्छा, प्राचीन काले कार्तिक मासस्य नवम्या तिथौ धात्री वृक्षस्य अधः सहभोजस्य अपि परंपरा आसीत्। अच्छा, प्राचीन काल यानी कि पुराने समय में कार्तिक मास को नवमी तिथि को धात्री वृक्ष के नीचे सहभोज, मतलब साथ में भोज, भोज का मतलब क्या हुआ? ठूसना, दावत, अपी परंपरा भी है। ओ, तो याद आया, ये जो बहुत सारे लोगों की मम्मी लोग जो होगी वो क्या करती होगी, नवमी तिथि को, कार्तिक महीने के नवमी तिथि को धात्री वृक्ष के नीचे पूजा वगैरह करके भोज खाती होगी। वही वाला है कि ऐसी परंपरा भी है। टूटा फूटा ही समझते चलिए। और आपके मन में डाउट रहता है ना कि सर शीर्षक हमसे नहीं होता है, शीर्षक नहीं होता है। देखिए, चुटकी में आपसे शीर्षक बनवा देंगे, चुटकी में, ठीक है। सब कुछ बताते हैं, इसीलिए फूफा जी कहलाते हैं। और फूफा जी को सब कुछ पता है कि आपका संस्कृत में क्या पोजीशन है, क्या प्रॉब्लम है, इसलिए टेंशन नहीं लीजिएगा। केषु उचित स्थलेषु अधुना अपि ऐसा परंपरा परिपाल्यते। मतलब कहीं कहीं ऐसी परंपरा अभी भी मतलब कि निभाई जा रही है। आगे पढ़ते हैं, इसी तरह पढ़ते रहिए। वृक्षस्य अधः भोजनम पच्यते चेत भोजनम सुस्वादु। अच्छा, वृक्ष के नीचे भोजन करने से क्या होता है? तो अच्छा स्वाद रहता है भोजन का, और स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा रहता है। अच्छा, इसीलिए पूर्वजों ने ये क्या किया था, काम किया था। एतादृचे सहभोजनेन प्रेमनः भवो अपि जागृति। जागृति मतलब कुछ जागृत होता है, कुछ होता है, तो क्या होता है? प्रेमना होता है। कैसे? तो सहभोजनेन मतलब कि साथ भोजन करने से आपस में प्रेम आता है। वर्धते मतलब बढ़ता है। च इत्यपि जनाः आमनति सर्वोधिकम परंपरे धात्री फलस्य महिमान प्रकटीकरोति। मतलब कि यह धात्री फल जो है इसकी महिमा अपरंपार है। तो यहाँ पे हमने देखा स्टूडेंट कि यह जो पूरा का पूरा पैसेज था यह किस पे डिपेंड था? तो आप कहेंगे सर ये एक धात्री फल जो एक फल होता है उस पे डिपेंड था। तो मान लीजिए कुछ बच्चे को मतलब पता चल गया हो कि धात्री फल का मतलब आंवला होता है, औरा होता है, ठीक है। किसी को नहीं भी पता चला है फिर भी क्वेश्चन आपसे बनेगा। अब एक बार गद्यांश पढ़िएगा। अब किसी के अंदर इतना पेशेंस ही नहीं है कि 10 मिनट इसको पढ़े, ठीक है, तो पढ़िए, एक बार फोकस होके पढ़ लीजिएगा ना, समझ में आए चाहे ना आए। ऐसा तो नहीं है कि नहीं आएगा, थोड़ा बहुत भी आएगा तभी आपका क्वेश्चन आंसर अच्छा हो पाएगा। समझ रहे हैं? और संस्कृत में हम जो बोलते हैं सो करते हैं, नहीं बोलते हो तो डेफिनेटली करते हैं। इसलिए जो बोलते हैं उसको कीजिए, क्योंकि आपको कुछ भी हम राय देते हैं कि ये करो तो हम पूरा उसका प्रैक्टिकल करके रखते हैं, तब आपको बताते हैं, इसलिए कीजिएगा। अब आइए सिंपल हम लोग आते हैं अपना क्वेश्चन करने पे। देखिए, अभ्यास कीजिए क्वेश्चन का। अब शांति से रखिएगा। अब आया क्वेश्चन का वक्त। देखिए क्वेश्चन का कैसे करना है। यहाँ पे एक पदेन उत्तरत है, तो एक पदेन उत्तरत का मतलब होता है स्टूडेंट एक पद में उत्तर देना। चलिए उत्तर देते हैं। धात्री फलम कदा लाभदायकम भवति। धात्री फलम कदा लाभदायकम भवति। कदा का मतलब होता है कब। अगर जिस बच्चों को अभी तक कदा, कस्मय, कुत्र ये सब का मतलब नहीं पता है तो टेंशन नहीं लीजिए। अनुवाद का भी लेक्चर डाले हैं, फिर से अभी कराएंगे तो उसमें करा देंगे, बता देंगे, इसलिए टेंशन नहीं लेना है। शांति से इस लेक्चर को पूरा देखते चलिए। धात्री फलम कदा लाभदायकम भवति, यानी धात्री फल कब लाभदायक रहता है। अब आप आइए गद्यांश में, जहाँ जहाँ लाभदायकम है वहीं के इर्द गिर्द आपका जो क्वेश्चन है का आंसर जो है वो मंडराता रहेगा। जहाँ जहाँ लाभदायकम होगा तो आप देखेंगे कि इस गद्यांश में एक ही जगह लाभदायकम है, यहाँ पे है, तो क्वेश्चन आंसर जो होगा हमारा भवती तक है, मतलब इसी में से होगा। सर कैसे पता चला? देखिए बहुत सिंपल है। धात्री फलम कदा लाभदायकम भवति, मतलब धात्री फल कब लाभदायक होता है। आपको हिंदी इसका नहीं भी पता चला, बहुत लोग अभी होंगे कि सर हमको तो इसका हिंदी नहीं पता चला, आपको पता चल गया इसलिए तो आप बना रहे हैं, ऐसा नहीं है। शांति से देखिए। धात्री फलम
लाभदायकम भवति धातृफलम, जहाँ इस टाइप का है वहीं पे आंसर घूमेगा। तो धातृफलम सर्वेषु ऋतुषु लाभदायकम भवति, यानी सभी ऋतु में क्या होता है, लाभदायक होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा। पूरा का पूरा हम यही लिख देंगे, क्या, सर्वेषु, और यहाँ पे जो लिखा हुआ है क्या, ऋतुषु, इसको आप पूरा का सेम टू सेम यहाँ पे लिख दीजिए। अभी आ रहे हैं आपके मन में एक क्वेश्चन आ गया होगा, हम आ रहे हैं आपके मन में क्वेश्चन। यह तो समझ गया कि सर्वेषु ऋतुषु क्यों होगा, क्योंकि सभी ऋतु में धातृफल जो है लाभदायक है। अब किसी बच्चे के मन में होगा सवाल कि सर ये तो एक पदेन उत्तरत था, आप तो यहाँ सर 2 पद में आंसर दे दिए, तो ये तो सर गलत हो गया। नहीं, बिल्कुल गलत नहीं है। कुछ स्टूडेंट क्या करते हैं, यहाँ पे सिर्फ सर्वेषु लिख देते हैं, तो आपका गलत हो जाएगा। ऋतेषु लिख देते हैं, आपका गलत हो जाएगा। ठीक, यहाँ पे क्वेश्चन है कि धातृफल कब लाभदायक रहता है, तो सभी ऋतु में रहता है। तो आपको यह लिखना होगा सर्वेषु ऋतुषु। ठीक है, सर्वेषु ऋतुषु। अगर आप मान लीजिए कि सिर्फ सर्वेषु लिख देते हैं तो सभी, ये कौन सा उत्तर हो गया, सभी क्या बताइए, सभी क्या, सभी खेल में, सभी गाना में धातृफल जरूरी है कि सभी ऋतु में, तो ऋतु लिखना मिनिमम है, मतलब एकदम लिखना मैंडेटरी है। अब किसी के मन में है कि सर यह तो 2 पद हो गया, 1 पदेन में उत्तरत बोल रहा है, तो ऐसा नहीं है। जैसे अगर हम आपका पूछते हैं कि आपका क्या नाम है, तो आप बोलेंगे हमारा नाम ओम कुमार है, ओम कुमार है हमारा नाम। तो यह जो ओम कुमार है यह एक ही शब्द माना जाएगा, न कि 2 शब्द। समझ गए? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। धातृफलस्य अपरम नाम किम, धातृफल का ऊपर क्या नाम दिया गया हुआ है गद्यांश में, तो खोजिए क्या नाम दिया गया हुआ है। तो यहाँ पे आप जानते हैं कि यहाँ सब में, ये पूरे में खाली धातृफल का बड़ाई हुआ है, मतलब तारीफ हुआ है। नाम ऊपर ही दे दिया है यहाँ पे कि धातृफलम फल को हम लोग आम्लकम भी कहते हैं। तो कहते हैं मतलब उस नाम से जानते हैं, तो यहाँ पे क्या हम आंसर लिख देंगे, आम्लकम लिख देंगे। बन गया, कौन टेंशन है। ठीक है सर, एक बार और बता दीजिए, बता देते हैं, सिंपल देखिए। यहाँ पे लिखा हुआ है धातृफलम को हम लोग आम्लकम भी कहते हैं। तो हम कहें कि जैसे आपका नाम ओम है, घर पे आपका नाम होगा चिंटू मिंटू, तो हम कहें कि ओम को और क्या कहते हैं, तो चिंटू मिंटू कहते हैं। या हम कहें कि ओम का और क्या नाम है, तो चिंटू मिंटू है, बात एक ही हो गया। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आम्लकम सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन है कि धातृफलम कस्मिन सहायकम भवति, धातृफलम कस्मिन सहायकम भवति, मतलब धातृफल किसमें सहायक होता है, वो आपको यहाँ पे लिख देना है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि धातृफल जो होता है, देखिए ध्यान से, इदम रक्त कोशिका निर्माणे अपि सहायकम भवति, इदम रक्त कोशिका निर्माणे अपि सहायकम भवति। तो सहायक किसमें होता है, तो रक्त कोशिका के निर्माण करने में। तो आप कहेंगे सर कहाँ पे लिखा हुआ है धातृफलम कर रहा है, तो इदम लिखा हुआ है, तो इदम अभी धातृफल के लिए ही यूज हो रहा है। समझ रहे हैं? एक कॉन्सेप्ट ले लीजिए सर्वनाम का। अगर हम लिखे कि राहुल अच्छा खेलता है, ध्यान से देखिए, इसीलिए आप लोग का गलती होता है, राहुल अच्छा खेलता है। अगर हम एक एग्जाम्पल लिखें और फिर लिखे राहुल अच्छा गाता है, राहुल अच्छा नहाता है, तो हम बार बार राहुल नहीं लिखेंगे, राहुल के लिए एक सर्वनाम यूज कर देंगे वह, कि राहुल अच्छा खेलता है, वो अच्छा गाता है, वो अच्छा खेलता है। तो ये धातृफल की बात कर रहा है, तो बार बार धातृफल नहीं लिखेगा, उसके जगह बार बार इदम लिखेगा, इदम ये, इदम वो, यदम, इदम फलाना, इदम चिलाना। तो आप लोग भी वही लिखेगा। तो किसके निर्माण में ये सहायक है, तो रक्त कोशिका के निर्माण में यह बउआ जो है सहायक है। तो हम लोग यहाँ पे वही आंसर जो है यहाँ पे लिख देंगे। तो आज हम लोग का देख रहे हैं कि सही सही बन रहा है। बहुत के मन में हो रहा होगा कि सर हमारा हमेशा गलती हो जाता था, पर आज कैसे सर सही बन रहा है, इसलिए बन रहा है कि देख रहे हैं अभी 15 मिनट से हम लोग इसी को बना रहे हैं, तो इसीलिए सही सही बन रहा है, क्योंकि हम लोग पेशेंस से बना रहे हैं। उसके बाद है अगला क्वेश्चन कि सह भोजनेन कीदृशः भाव जागृति, साथ भोजन करने से कैसा भाव जागृत होता है। अब मान लीजिए इसका हिंदी नहीं भी पता, जहां जहां सह भोजनेन जागृति लिखा हुआ है आंसर उसी के इर्द गिर्द मंडराएगा। तो खोजिए कहाँ कहाँ लिखा हुआ है। तो आप कहेंगे सर एक जगह ही तो लिखा हुआ है, सर यहाँ पे लिखा हुआ है कि सह भोजनेन प्रेमनः जागृति, तो प्रेमनः जागृति, प्रेमनः जागृति, तो साथ भोजन करने से क्या होता है, प्रेम जागृत होता है। तो हम यहाँ क्या लिख देंगे, पूरा का पूरा आंसर वही लिख देंगे, प्रेमनः जागृति हो गया। अब किसी के मन में होगा कि सर ये भवोपी आप क्यों नहीं लिखे, तो ये नहीं होगा। पूछ रहा है क्या जागृत होता है, तो कुछ ना कुछ प्यार मोहब्बत भाव यही सब जागृत होगा। तो प्रेमनः इसका क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। प्रेमनः का मतलब प्यार मोहब्बत। ठीक है, बन गया एक पदेन, हो गया। अब हम लोग आते हैं पूर्ण वाक्यन पे। पूर्ण वाक्यन का मतलब होता है पूरे सेंटेंस में आपको उत्तर देना है।
ठीक। और पूर्ण वाक्यांश जो होता है स्टूडेंट 99% अपठित बोधनम का, और सीबीएसई का इतिहास है आज तक जितना भी अपठित बोधनम दिया है उसका आंसर आपको अपने मन से नहीं लिखना है, पूरा का पूरा आंसर गद्यांश में हूबहू दिया रहता है। तो कैसे दिया रहता है चलिए दिखाते हैं। अब चलिए स्टूडेंट चलते हैं पूर्ण वाक्यांश करने। और संस्कृत का एग्जाम से एक दिन पहले भी आप देख रहे हैं लेक्चर को, बिल्कुल टेंशन नहीं लीजिए। ये जो फुल संस्कृत का लेक्चर है इसको पूरा देख जाइए, फुल अनुवाद का लेक्चर है उसको पूरा देख जाइए, और उसके बाद संस्कृत एग्जाम में आप गर्दा उड़ा दीजिएगा, क्योंकि हम फूफा जी है संस्कृत के, इसलिए टेंशन नहीं लेना है। ठीक है स्टूडेंट, तो चलिए अब पूर्ण वाक्यांश को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि धातृफलम कथम बहुपयोगी अस्ति। धातृफलम कथम बहुपयोगी अस्ति, मतलब कि धातृफल का हम लोग यूज कर करके स्वास्थ्य में क्या परिवर्तन कर सकते हैं, क्या अच्छा हो सकता है हमारे साथ। ठीक है सर, हमको हिंदी मतलब नहीं आ रहा है, नहीं 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 अगर बार बार कीजिएगा जिंदगी में तो निगेटिविटी आ जाता है। इसलिए पॉजिटिव रहिए कि हाँ नहीं भी आ रहा है फिर भी बना देंगे। जब आप बोर्ड के एग्जाम में जाएंगे यही क्वेश्चन आपको बात करेगा आपसे, आपको कहेगा कि बना के दिखाओ ना हमको, तुमको थोड़ी हिंदी आता है। तो इस क्वेश्चन को कहिए कि चुप, नहीं आता है तो क्या हो गया, अभी हम 2 मिनट में बना देते हैं, पेशेंस रखेंगे। अब जहाँ जहाँ ये बहुपयोगी होगा वहीं वहीं आपका आंसर घूमेगा। ठीक है, क्योंकि धातृफल जहाँ जहाँ आंसर होगा वहाँ वहाँ आंसर भी घूमेगा, लेकिन धातृफल के बारे में है दिया हुआ है ये पैसे, तो पूरे में तो धातृफल ही है, लेकिन जहाँ जहाँ बहुपयोगी होगा वहाँ वहाँ आंसर ज़्यादा मिलने का चांस है। अब आपको क्या करना है, खोजते रहना है। क्या करना है, खोजते रहना है क्या आंसर। तो आप देखेंगे यहाँ पे सिर्फ यहीं पे लिखा हुआ है बहुपयोगी भवति, मतलब कि उसके पीछे का जितना भी गुण है ये धातृफल का वही आपको लिख देना है। तो सुनिए, स्टार्टिंग आप किससे कीजिएगा, तो यहाँ से लेके यहाँ तक का जो आंसर होगा वही आपका पूर्ण वाक्यांश का आंसर हो जाएगा। लेकिन एक बात आपको ध्यान में रखना है कि जैसे हमने बोला कि राहुल अच्छा खेलता है, उसके बाद राहुल के लिए हम वह का इस्तेमाल करेंगे कि वह अच्छा गाता है, वह अच्छा गाता है। अगर हम पूछे कि कौन अच्छा गाता है तो आप ये थोड़ी लिख दीजिएगा कि वह अच्छा गाता है, वह को काट के फिर राहुल का आप नाम लिख दीजिएगा। तो उसी तरह इदम फलम को काट के आपको क्या लिख देना है, धातृफलम लिख देना है, और उसके बाद पूरा का पूरा हूबहू वही चीज़ यहाँ पे लाके नोट कर देना है। ठीक है, तो यह हो गया पूर्ण वाक्यांश क का। लाल कलम से आंसर में टिक कर देते हैं, लिखेंगे बहुत टाइम जाएगा, और अभी जो संस्कृत के लिए टाइम है वो बहुत कीमती है। तो यहाँ पे क्या लगाना है, धातृफल लगाना है, फलम सॉरी, और यहाँ से लेके ये पूरा जो है स्टूडेंट इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। किसका, तो पूर्ण वाक्यांश का क का हो गया। चलिए उसके बाद है प्राचीन काले कृदिशी परंपरा आसीत। प्राचीन काल में कैसी परंपरा थी, तो यहाँ पे देखिए कहाँ कहाँ प्राचीन काले है। तो यहाँ देखिए प्राचीन काले कार्तिक मासस्य तिथि सहभोजस्य अपि परंपरा आसीत। तो एकदम इसमें तो बदलाव करना ही नहीं है। अब आप कहेंगे सर जैसे इदम फलम में काट के धातृफलम लिखे हैं, तो यहाँ पे सर प्राचीन काले को काट के कुछ और क्यों नहीं लिखे, नहीं लिखे क्योंकि प्राचीन काले से ही क्वेश्चन था, तो हम क्यों काट काट के करें। यहाँ पे धातृफल से क्वेश्चन था तो धातृफल करना होगा, सॉरी फलम, तो फलम हमने किया। तो यह जो आंसर हो जाएगा यह क्या हो जाएगा, ख का हो जाएगा। बन गया, हो गया हमारा, हो गया। कोई दिक्कत है इसमें, नहीं है। अब चलिए हम लोग चलते हैं भाषिक कार्यम पे। भाषिक कार्यम करते वक्त एक चीज़ का आपको ध्यान में रखना है कि जितने भी शब्द रूप है, धातु रूप है, ग्रामर के कॉन्सेप्ट है, उसको आप अपने ध्यान में रखिएगा। भाषिक कार्यम जो है चुटकी में आपसे बन जाएगा। तो यहाँ पे लिखा हुआ है यथा निर्देशम प्रश्नान उत्तरत, तो इसका ही मतलब होता है भाषिक कार्यम। जैसे राहुल है, उसका घर का नाम चिंटू है, मिंटू है, तो हम क्या कहेंगे, ए चिंटू है, मिंटू है, राहुल, बात एक ही है। उसी तरह भाषिक कार्यम घर का नाम है यथा निर्देशम, मतलब कि जैसे जैसे निर्देश दिया गया है वैसे वैसे आपको क्या करना है, यहाँ पे लिखना है। ठीक है, अब चलिए एक क्वेश्चन आपसे जरूर पूछेगा, विशेषण पदम पूछेगा या आपसे विशेष्य पदम पूछेगा। सबसे आसान होता है, जब भी आप बोर्ड के एग्जाम में जाइएगा तो खोजिए कि विशेषण पद वाला क्वेश्चन कहाँ दिया हुआ है, कि हम तो सर वही क्लिक करेंगे। अब देखिए शांति से लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है कि सर्वेषु ऋतेषु, सर्वेषु ऋतेषु मतलब कि सभी ऋतु में। अब पूछ रहा है कि इसमें विशेषण पद क्या है। ठीक है, तो एक बात अभी जिस भी बच्चे को विशेषण पद और विशेष्य पद में दिक्कत है उनको हम बता देते हैं। जैसे अगर हम लिखते हैं यहाँ पे स्टूडेंट
जैसे अगर हम एक फेमस एग्जाम्पल लिखते हैं बुद्धि बलवती चैप्टर का, क्रोधित किसान, अगर हम लिखे स्टूडेंट क्रोधित किसान, तो यहाँ पे यह जो हुआ क्रोधित, यह हो गया विशेषण, अभी समझा रहे हैं ध्यान से देखिए, और यह हो गया विशेषण। कहने का मतलब यह है, क्या है कि विशेषण हम किसे कहते हैं, तो जो शब्दों की विशेषता बताए, जो किसी की विशेषता बताए उसे हम क्या कहते हैं, विशेषण कहते हैं। जैसे यहाँ पे किसान क्या है, तो क्रोधित है, मतलब क्रोधित जो है अभी किसान की विशेषता है, तो इसलिए क्रोधित जो हो गया विशेषण हो गया। और जिसकी विशेषता को बताए यानी जिसके बारे में बताए वह क्या हो गया, तो विशेष से हो गया। ठीक, अगर हम कहें अच्छा टीचर, अच्छा बच्चा, तो ये जो अच्छा है ये क्या हो गया, विशेषण हो गया। और किसके बारे में बता रहा है, तो सर ये बता रहा है आपको इसके बारे में, बच्चा के बारे में, तो बच्चा क्या हो गया, विशेष से हो गया। तो उसी तरह यहाँ पे है सर्वेषु ऋतुषु, मतलब कि सभी ऋतु में, सभी ऋतु, तो यहाँ पे ये सर्वेषु जो हो गया ये विशेषण हो गया, और ऋतुषु जो हो गया यह विशेष से हो गया। अब आप कहेंगे सर ऋतुषु क्यों नहीं विशेषण हो सकता है, इसलिए नहीं हो सकता है क्योंकि जैसे सर्वेषु है तो यह विशेषण इसलिए हुआ क्योंकि ये सबके लिए भी यूज हो सकता है। मान लीजिए अभी सभी ऋतु है, सभी फल है, सभी बच्चे हैं, सभी क्रिकेटर है, तो यह सभी जो है ये किसी न किसी की विशेषता बता रहा है। यहाँ पे ऋतु की विशेषता बता रहा है, सीजन की विशेषता बता रहा है, तो सर्वेषु जो हो गया यह क्या हो गया, विशेषण हो गया। मतलब यहाँ पे अभी सीजन की विशेषता यानी कि ऋतु की विशेषता बता रहा है। ऋतु कोई लड़की नहीं, ऋतु मतलब सीजन, विंटर सीजन, रेनी सीजन, समर सीजन वो वाला। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सर्वेषु हो जाएगा। सर्वेषु क्या हो गया, विशेषण हो गया। और हमसे अगर विशेष से पूछता तो हम ऋतुषु लिखते, मतलब कि ऋतु। ठीक है, समझ गए। चलिए उसके बाद अगला क्वेश्चन है यहाँ पे कि छियते, ध्यान से देखिएगा, विलोम पर्यायवाची आप लोग बहुत पूछते रहते हैं कि सर विलोम पर्यायवाची में हम लोग बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं, सर पता ही नहीं चलता, आप विलोम पर्यायवाची दे दीजिए हम याद कर लेंगे। देखिए बाबू, यहाँ पे टॉपिक का नाम है अपठित अबोधनम। इसका मतलब होता है कि पहले से आपने इसके बारे में कुछ भी नहीं पढ़ा होगा। ठीक है, ये धात्री फल वाला दिए पहली बार ही है। ठीक, तो यह पता ही नहीं है कि कौन सा गद्यांश सीबीएसई अंकल दे देगा, तो उसका विलोम कैसे अभी हम आपको लिख के दे दें, झूठ आपसे क्यों बोले। लेकिन यह बता सकते हैं, अंदाजा लगा लगा के कैसे आप विलोम निकाल सकते हैं। जैसे लिखा हुआ है छियते इति क्रियापदस्य विलोम पदम आपको लिखना है, यानी छियते का विलोम पद लिखना है। एक बात ध्यान में रखिएगा कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि छियते इति क्रियापदस्य, क्या लिखा हुआ है, तो छियते इति क्रियापदस्य। तो बउआ इसका मतलब यह हुआ कि ये जो छियते है यह कोई न कोई क्रिया है। क्या है, क्रिया है। सर आपको कैसे पता चला, ऐसे पता चला, छियते इति क्रियापदस्य, मतलब ये जो छियते है ये क्या है, कोई न कोई क्रिया है। ठीक है, क्रिया किसे कहते हैं, तो जिस शब्द से किसी काम के होने का बोध हो उसे हम लोग क्या कहते हैं, क्रिया कहते हैं। मतलब इसका जो विलोम चैप्टर में यूज हुआ होगा, मतलब ये जो गद्यांश दिया उसमें यूज हुआ होगा, वो भी कोई ना कोई एक क्रिया ही होगा। समझ गए। ठीक है, ये एक हिंट हो गया कि अब हमको जो भी खोजना है वो एक क्रिया ही खोजना है। उसके बाद अक्सर 95% केस में विलोम वाले में ऐसा होता है, जैसे यहाँ पे छियते है तो इसका जो विलोम होगा वो कुछ ते पर ही होगा, इसी टाइप का ए पर ही होगा। जैसे मान लीजिए अगर हम लिखे मान लीजिए हम लिखे क्या आपको एक एग्जांपल दे दे, जैसे हम लिखे क्रोधिते, तो उस टाइप से जितना भी वर्ड बनता है, नाते, गाते, छाते, ते टाइप का आ रहा है, उसी टाइप का यहाँ पे विलोम होगा। अब पाठ में आपको खोजना है, पाठ बोले तो यहाँ पे जो लिखा हुआ है इसमें खोजना है। एक बात ध्यान में रखना है कि छियते अगर क्रिया है, छियते अगर क्रिया है तो इसका विलोम भी क्रिया ही होगा। अगर हम कहें कि इसका विलोम धात्रीफल होगा तो आप हमको सीधा कहेंगे कि सर आप बुड़बक है क्या, धात्रीफल कैसे हो जाएगा। सर धात्रीफल क्रिया थोड़ी है। अब कुछ कह रहे होंगे सर बताइए तो धात्रीफल कैसे क्रिया नहीं है। तो बउआ क्रिया का मतलब क्या होता है, आपके क्लास क्रिया नहीं, जिस शब्द से किसी काम के होने का बोध हो उसे हम लोग क्या कहते हैं, क्रिया कहते हैं। धात्रीफल अगर हम बोलते हैं तो उससे कोई काम हो रहा है। सर धात्रीफल खाने का काम हो रहा है ना, खाना यहाँ पे लिखा हुआ है, नहीं लिखा हुआ है। खेलना, अगर हम खेलना आपके सामने एक वर्ड रखें कि खेलना, आपसे पूछे कि क्या यह क्रिया है, आप कहेंगे यस सर ये क्रिया है। कैसे पता चला, क्योंकि खेलना बोले इससे किसी काम के होने का बोध हो रहा है। सर्वेषु, इससे किसी काम के होने का बोध हो रहा है, नहीं सर,
रीतिशु, इससे किसी काम के होने का बोध हो रहा है? नहीं सर। तो ये सब बिल्कुल भी इसका विलोम नहीं होगा। कुछ बच्चे धातृफल लिख देंगे, कुछ सर्वेशु लिख देंगे, बिल्कुल ऐसी गलती नहीं कीजिएगा। ये क्रिया है, तो क्रिया किसे कहते हैं? जिस शब्द से किसी काम के होने का बोध हो। और क्रिया जो होता है वाक्य के हमेशा लास्ट में लिखा रहता है। जैसे यहाँ पे देखिए, एक एग्जाम्पल देखिए, जैसे यहाँ पे था राहुल अच्छा खेलता है, राहुल अच्छा गाता है। तो ये जो गाना है ये काम है, खेलना है जो काम है, लास्ट में लिखा रहेगा हमेशा फुल स्टॉप से पहले। तो यहाँ पे क्या क्या लिखा हुआ है, कौन कौन क्रिया है वो आपको खोज लेना है। हम यहाँ पे ब्लू कलम का यूज करेंगे। जैसे देखिए भवती, भवती का मतलब होना, ये क्या है? एक क्रिया है। कथ्यते, कहना, ये कहने का काम हो रहा है, एक क्रिया हो गया। ठीक इसी तरह आपको खोजना है कर्तव्य, ये क्रिया नहीं है। कर्तव्य से क्या क्रिया होगा? भक्ति, ये क्रिया है, भक्ति क्रिया है, भक्ति बार बार आ रहा है, क्रिया है, क्रिया है। जैसे देखिए वर्धते, ये क्या है? क्रिया है। ठीक है, तो इस टाइप से आपको खोज लेना है। हमने यहाँ पे खोज लिया कि कौन कौन है। अब एक बात तय हो गया कि हमारा जो भी आंसर होगा, जैसे देखिए अपनयति, ये क्या है? क्रिया है, यही सब में से होगा। ठीक है, तो एक बात जान लीजिए, छियते का मतलब होता है कम होना, छिन, एकदम कम हो जाना। तो यहाँ पे वर्धते का मतलब क्या हुआ? बढ़ना हुआ। और आपको हमने एक हिंट दिया था, छियते, ते इसी टाइप से है। देखिए आंसर भी इसी टाइप से है, वर्धते, ते हुआ, तो यही विलोम हो गया। तो इसी को हम लोग जो है स्मार्टनेस का नाम देते हैं। ठीक है, इसीलिए ना कहे कि जितना भी ग्रामर का कॉन्सेप्ट है वो याद कर लीजिएगा। ठीक, चलिए अब जैसे यहाँ पे मान लीजिए कि कुछ और लिखा रहता, लड़का लिखा रहता, तो लड़का का विलोम तो फिक्स था कि जो भी विलोम आएगा वो स्त्रीलिंग ही होगा। समझ रहे हैं? ये सब अपना जो अभी तक जितना भी ग्रामर का पढ़ाई किए, चाहे टर्म 1 में, टर्म 2 में, वो सब लगा लगा के आपको आंसर खोजना होगा। समझ रहे हैं बात को? जी सर समझ रहे हैं। उसके बाद पूछ रहा है स्नेहस्य इति पदस्य कीर्ते गद्यांशम किम पदम प्रयुक्तम। पूछ रहा है कि स्नेहस्य एक पद है, इसके बदले में गद्यांश में कौन सा पद प्रयुक्त किया गया है। तो स्नेहस्य का मतलब क्या होता है? सर प्यार, मोहब्बत, लाड़ दुलार। तो एक ही वर्ड गद्यांश में प्रेमना है, जिसका मतलब ये होता है। तो हम लोग क्या लिख देंगे यहाँ पे? प्रेमना लिख देंगे। हो गया, ये तो आपके प्रैक्टिस से होगा। आप सोचेंगे एक अपठित हम पहली बार करें और हमसे सभी बन जाए, कभी नहीं होगा आपसे। ठीक है, हम भी अगर अभी पढ़ाई ही कर रहे हैं तो हम सोचेंगे कोई एक मैथ का चैप्टर ले ग्रेजुएशन का और सीधा ऐसे देख के पढ़ जाए, नहीं होगा, हमसे भी नहीं होगा। क्योंकि एक बार में नहीं होता जब तक आप 2-3 बार मेहनत नहीं कीजिएगा। उसके बाद आता है एक सर्वनाम पद। सर्वनाम पद का क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, आसान रहता है, लेकिन इसमें आप लोग कब गड़बड़ कर देते हैं? जब इसको सही ढंग से आप नहीं पढ़ते हैं और आपको किम शब्द रूप याद नहीं रहता है, तो इसमें क्या होता है? गड़बड़ घोटाला होता है। जैसे देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि अस्य सेवनेन शरीरे रक्तालापता न भवति। ठीक है, तो आपको ये सेम टू सेम जो वाक्य है ये आपको गद्यांश में मिल जाएगा। हम कोई दूसरा कलर का इस्तेमाल करते हैं यहाँ पे। ठीक है, रुकिए, हरा कलर का करते हैं। देखिए कहाँ पे लिखा हुआ है? अस्ते। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है अस्य सेवनेन शरीरे रक्तालापता न भवति। तो अस्य किसके बारे में लिखा हुआ है? किसके सेवन से शरीर में क्या होता है? मतलब कि खून की कमी नहीं होती। किसके सेवन से? तो यहाँ पे आम के सेवन से तो होगा नहीं, या दारू के सेवन से होगा नहीं। यहाँ पे किसके सेवन से? तो धात्री फल के सेवन से। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान में रखना है कि धात्री फल के सेवन से। उसके बाद पूछ रहा है कि अस्य इति सर्वनाम पदम कस्मे प्रयुक्तम। मतलब ये जो अस्य सर्वनाम पद है, आपको बता दिया अस्य इति सर्वनाम पदम, मतलब कि ये जो अस्य है ये क्या है बउआ? सर्वनाम पद है। सर कैसे पता चल जाता है? देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है छियते इति क्रियापदस्य, मतलब ये जो छियते एक क्रिया है। उसी तरह अस्य इति सर्वनाम पदम, मतलब ये जो अस्य है एक प्रकार का क्या है? सर्वनाम है। तो पूछ रहा है कि ये जो अस्य सर्वनाम है ये किसके लिए यूज किया गया है। ठीक, इसको आगे बढ़ाने से पहले आपको हम एक जो है कॉन्सेप्ट बता देते हैं कि आप लोग क्लास 1 से भी पढ़ रहे हैं कि सर्वनाम किसे कहते हैं। तो देखिए सर्वनाम किसे कहते हैं? तो जो संज्ञा के बदले में शब्द यूज किया जाए उसे हम लोग क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं। संज्ञा किसे कहते हैं? तो दुनिया में जितने भी नाम, पर्सन, पैलेस, एनिमल, थिंग, ये सब क्या है? नाउन है। बचपन में खूब रटते थे नाउन इज ए नेमिंग वर्ड, नाउन इज ए पर्सन, पैलेस, एनिमल, थिंग। अगर हम वही लिख दें कि राहुल अच्छा खेलता है, राहुल अच्छा खेलता है, राहुल अच्छा खेलता है, या उसके बारे में और चीज हम लिखें राहुल अच्छा गाता है। अभी देखिएगा सर्वनाम आपको आ जाएगा। राहुल अच्छा गाता है, राहुल अच्छा
पढ़ता है। तो हम जो लिख रहे हैं बार बार राहुल, तो अब बार बार राहुल हम नहीं लिखेंगे, राहुल के लिए हम यूज कर देंगे वह। क्या कर देंगे? वह का यूज कर देंगे। क्या कर देंगे? वह का यूज कर देंगे। राहुल यूज नहीं करेंगे हम लोग, राहुल के लिए वह का यूज कर देंगे कि राहुल अच्छा खेलता है, वह अच्छा गाता है, वह अच्छा पढ़ता है। तो यह जो वह है ये क्या है? सर्वनाम है, ये प्रोनाउन है, मतलब यह संज्ञा के बदले में आया है। राहुल एक नाम है, एक संज्ञा, अब उसके बदले में वह का यूज कर रहे हैं। तो उसी तरह अस्य किसके बदले में यहाँ पे आया है? कौन से संज्ञा के बदले में? तो सर धातृफलम के बदले में आया है। तो बिल्कुल सही, इसका आंसर क्या हो जाएगा? धातृफलम हो जाएगा। लेकिन रुकिए अभी, धातृफलम हो जाएगा, लेकिन आपको यहाँ पे रुकना है अभी। देखिए जैसे वहाँ पे दिया हो अनुसार वैसे लिखिए। धातृफलम हो गया। 1 मिनट क्वेश्चन फिर से समझिए। क्वेश्चन कह रहा है कि अस्य सेवनेन शरीरे रक्ताल्पता न भवति। तो यह पूछ रहा है कि अस्य जो सर्वनाम है, बिल्कुल हम समझ गए, यह किसके लिए यूज हुआ है? तो एकदम हम पता कर दिए धातृफल के लिए यूज हुआ है, क्योंकि धातृफल के ही सेवन से शरीर में ये वाला काम नहीं होता है। लेकिन यहाँ पे आपको ध्यान में रखना है कि धातृफलम आप लिख के आएंगे तो आपका आंसर गलत कर देगा एग्जामिनर। अब आप कहेंगे सर कैसे? तो देखिए इसमें छोटा सा एकदम बच्चा वाला कॉन्सेप्ट है। यहाँ पे लिखा हुआ है कस्में। क्या लिखा हुआ है? कस्में। कस्में लिखा हुआ है तो आप किम पुल्लिंग में देखेंगे कि कस्में जो है ये चतुर्थी है। कस्में जो है ये क्या है? चतुर्थी है। मतलब धातृफल में हमेशा चतुर्थी विभक्ति का यहाँ पे यूज होगा, क्योंकि यहाँ पे कस्में है तो धातृफल बालक शब्द रूप पे चलेगा। तो यहाँ पे चतुर्थी में बालकाय है। चतुर्थी में क्या है? बालकाय है, क्योंकि एक ही धातृफल है तो एक वचन। तो क्या है? चतुर्थी में बालकाय है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? धातृफलाय हो जाएगा। क्या हो जाएगा? धातृफलाय हो जाएगा। ध्यान से देखिए, धातृफलाय हो जाएगा। समझ गए? अगर आप धातृफलम लिख देंगे तो आप तो अपने जगह पे सही है कि सर इसके जगह धातृफलम होगा, लेकिन गलत हो जाएगा, धातृफलाय होगा। एक बार और बता दें? यस सर बता देते। देखिए सबसे पहले तो आपको सर्वनाम समझना होगा। तो सर्वनाम किसे कहते हैं? जो शब्द संज्ञा के बदले में यूज हो। जैसे हम लिखे राहुल अच्छा खेलता है, तो बार बार राहुल न लिख के लिखेंगे वो अच्छा गाता है, वो अच्छा पढ़ता है, वो अच्छा नहाता है, वो अच्छा खाना बनाता है, तो वह जो हुआ ये सर्वनाम हुआ। उसी तरह यहाँ पे अस्य सेवनेन शरीरे रक्ताल्पता न भवति, मतलब इसके सेवन से। तो किसके सेवन से? ठीक है, तो धातृफल के सेवन से। वही पूछ रहा है कि अस्य जो है सर्वनाम पद किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? तो धातृफल के लिए हुआ है। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन है कस्मय से, तो हम किम शब्द रूप याद कर किए होंगे, तो कस्मय जो है चतुर्थी में होता है। ठीक है, अब कस्मय है तो कस्मय का मतलब ही होता है पुल्लिंग। ठीक है, तो कस्मय चतुर्थी में होता है, तो हम भी जो शब्द रूप लगाएंगे वो चतुर्थी का ही लगाएंगे। अब आप कहेंगे सर चतुर्थी का एक वचन, द्विवचन, बहुवचन है, आप एक वचन ही क्यों लगाएं? क्योंकि कस्मय जो है एक वचन में, तो एक वचन का ही लगाएंगे, तो बालकाय होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? धातृफलाय हो जाएगा। बात को समझे? क्या हो जाएगा? धातृफलाय हो जाएगा। ठीक, अगर मान लीजिए कि पूछता कि कम प्रयुक्तम, कम अगर पूछता, कस्मय नहीं रहता, यहाँ पे जो है कस्मय नहीं रहता, कम रहता है, तो आप किम शब्द रूप में क्या करते? कम देखते। कम द्वितीया एक वचन में है, तो यहाँ पे क्या हो जाता? बालकम, तो धातृफलम। समझ रहे बात को? ठीक है, अगर मान लीजिए कि यहाँ पे षष्ठी विभक्ति, खष्ठी विभक्ति कुछ भी कही, अगर कस्य रहता तो कस्य एक वचन, तो यहाँ पे आपको बालक शब्द रूप में भी क्या हो जाएगा? बालकस्य एक वचन, षष्ठी खष्ठी जो भी कही उसमें, तो ये भी क्या हो जाएगा? धातृफलस्य होगा। तो यह जो रहेगा कस्मय, कस्मय, कम, कह, इस सब का आप लोग को क्या करना है? ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए अब हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है जिसका नाम है कि अनुच्छेदास्य कृते समुचितकम शीर्षकम लिखता, मतलब कि शीर्षक लिखने का काम। तो जब भी शीर्षक लिखने का काम हो तो आप लोग घबराइएगा नहीं। सबसे पहले क्या काम कीजिएगा कि एक बात सीख लीजिए कि आज से कोई भी ये जो अपठित अवबोधन में ऐसा आ जाए जिसमें एक पैसेज दिया रहे और आपको बताए किसी चीज का इंपॉर्टेंस, जैसे ये पैसेज में पूरा धातृफल का इंपॉर्टेंस बताया गया है। ठीक है, तो अगर हम आपसे कहें इसका हिंदी में टाइटल लिखने के लिए, सर संस्कृत में ना लिखना रहता है, हाँ बता रहे, अगर हम आपसे कहें कि हिंदी में एक बार ट्राई कीजिए, तो आप बड़ा अच्छा से लिख देंगे धातृफल का महत्व। आप लिख देंगे। लिख दिए कि नहीं लिख दिए? यस सर लिख दिए। अब इसी का आप कर दीजिए अनुवाद। सर कैसे होगा? बिल्कुल होगा। देखिए, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान को के लिए संबंध का के की, का है संबंध का के की, कारक याद कीजिए। नहीं याद है तो अभी अनुवाद जो चलेगा इसमें देख लीजिएगा। कारक याद कीजिए, का है का,
तो संबंध कारक लग जाएगा। संबंध कारक में कौन सा विभक्ति सर? षष्ठी विभक्ति, षष्ठी विभक्ति। षष्ठी विभक्ति बालक क्या होता है सर? बालकस्य होता है। तो ये क्या हो जाएगा सर? धातृफलस्य हो जाएगा। बिल्कुल सही, धातृफलस्य हो जाएगा। टाइटल देखिए कैसे बनता है, ठीक है। ये क्या हो जाएगा? धातृफलस्य हो जाएगा। और साथ में हो गया और महत्व क्या हो जाएगा? तो सर महत्वम हो जाएगा। हमारा टाइटल बन गया, लीजिए, धातृफलस्य महत्वम। कोई दिक्कत है? नो सर, कोई दिक्कत हमको नहीं है, बन गया। इसमें क्या है आपको टेंशन है? ठीक है, यस सर, ठीक, बन गया, हो गया। अगर मान लीजिए कि आपका ये टाइटल नहीं है तो ऐसा थोड़ी है कि आपका गलती हो गया, धातृफलस्य महत्वम आप नहीं लिखे। ये पूरा का पूरा गद्यांश जो है धातृफल पे मतलब कि लिखा गया है, तो हम क्या लिख देंगे? टाइटल धातृफलम लिख देंगे। अब आप कहेंगे सर धातृफल क्यों नहीं लिखेंगे? हिंदी शब्द है, फलम हम पूरा लिख देंगे, हो गया। इस पे भी मार्क्स मिलेगा। टाइटल शुद्ध शुद्ध लिख दीजिएगा तो आपको मार्क्स जो है मिल जाएगा। तो इसी तरह पेशेंस से अगर आप अपठित कीजिएगा तो ही आपको स्टूडेंट नंबर आएगा, नहीं तो फिर आपका जो है मार्क्स जो है कट जाएगा। ये बात आप अपने ध्यान में आज से नोट कर लीजिए। अब देखिए स्टूडेंट, आपके सामने हम एक क्वेश्चन रखे हैं। यह वाला जो क्वेश्चन है इसी का प्रैक्टिस कराएंगे और पूरा इसका पोस्टमार्टम करेंगे और आपको खुद ब खुद पता चल जाएगा कि अपठित अबोधनम करते कैसे हैं। और अब बता दें कि यह CBSE में पूछा गया सवाल है, ठीक है। और अभी ध्यान में भी आपके आ गया होगा कि अरे दीपावली वाला तो बात कह रहा है, मतलब दीपावली से रिलेटेड गद्यांश है। तो दीपावली में क्या क्या होता है बचपन में आप नहीं जानते थे सर? अभी भी जानते हैं, तो हो गया, उसी से बन जाएगा। तो इस सबको देखना है और एकदम जम के प्रैक्टिस कीजिएगा। कुछ टीचर मैं देख रहा हूँ ऑनलाइन या ऑफलाइन में आपको ग्रामर वगैरह पढ़ा रहे हैं, संधि समास, प्रत्यय, अव्यय, तो ये सब बउआ नहीं आने वाला है टर्म 2 में। सिलेबस जाके देख लीजिए, इसलिए उस पर मेहनत नहीं कीजिए, इस पर मेहनत कीजिए, ठीक है स्टूडेंट। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। और हम जब पढ़ाएंगे स्टूडेंट अपठित अभी, तो यह मान के पढ़ाएंगे कि हम भी एक वैसा ही बच्चा है जिसको संस्कृत में कुछ भी नहीं आता, और कैसे कैसे हम लोग आंसर निकाल लेंगे आप देखिए। जब भी आप अपठित का क्वेश्चन कीजिए तो सबसे पहले एक नज़र आप क्वेश्चन पे डाल लीजिए, एक पदेन और पूर्ण वाक्यन पे। भाषिक कार्य हम बाद में देखेंगे कि क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। जैसे देखिए क्वेश्चन है कि दीपावली के शाम प्रमुखम पर्व अस्ति। अब देखिए दीपावली का आप मतलब समझ रहे हैं कि दिवाली की बात की जा रही है। के शाम का मतलब अभी तक आप समझ गए होंगे इतना 10th में कि किसका। प्रमुखम का मतलब इतना तो समझ गए होंगे कि प्रमुख क्या है, मेन। पर्व का मतलब फेस्टिवल, अस्ति मतलब है। तो एक बात जानना जरूरी है कि ऐसा नहीं है कि आपको कोई शुद्ध संस्कृत टू हिंदी आना आवश्यक है, बिल्कुल ज़रूरत नहीं। आप टूटा फूटा भी समझ गए होंगे तो आप एकदम झंडा गाड़ देंगे। जैसे आप पूछते हैं हमसे, इंग्लिश में पूछे कि सर वेयर आर यू गोइंग, तो मान लीजिए हम ऐसे बोल दे गोज टू दिल्ली, गोज टू दिल्ली। क्या यह शुद्ध इंग्लिश है? बिल्कुल नहीं है, ठीक है। ये तो मेरा अच्छा आंसर नहीं हुआ इंग्लिश में कि आप हमसे पूरा शुद्ध इंग्लिश पूछे और हम ऐसे उल्टा फुल्टा में बोल दिए गोज टू दिल्ली। लेकिन मेरा भाव क्या है, मेरा फीलिंग क्या है, यह आप जरूर समझ गए होंगे कि सर दिल्ली जा रहे हैं। तो उसी तरह आप भी टूटे फूटे लेकिन समझ जाइए। उसके बाद है कि दीपावल्याम रात्रो किम क्रियते। अब क्रियते का मतलब सभी लोग अभी तक जानता है कि क्रियते का मतलब क्या होता है, करना। किम का मतलब क्या, रात्रो का मतलब रात्र, रात अभी अनुवाद में सब पढ़ा है। और दीपावल्याम है, तो चलिए इसका मतलब आपको नहीं पता, दीपावली तो पता, तो कुछ रिलेट करके समझने की कोशिश कीजिए। इसीलिए हम कह रहे हैं कि 20+ अगर आप प्रैक्टिस करके जाएंगे तो एक भी अपठित अबोधनम का क्वेश्चन बउआ आपसे नहीं छूटेगा, ना आपसे छूटेगा, ना आपके दोस्तवा से छूटेगा, ना आपके बाबू सोना से छूटेगा। उसके बाद पूछ रहा है कि दीपावली पर्व कस्मिन दिने भवति, मतलब दीपावली पर्व कब मनाया जाता है, ठीक है। तो ये इस टाइप से हम लोगों ने लगभग सभी क्वेश्चनों को पढ़ लिया। उसके बाद हम शांति से क्या करते हैं कि गद्यांश पे फोकस करते हैं, क्योंकि सारा इस जो क्वेश्चन पूछे हैं सबका आंसर इसी में रहता है। और बस हमको थोड़ा सा स्मार्टनेस दिखाना होता है, फेयर हैंडसम लगा के। वैसे स्मार्टनेस नहीं आता है, पढ़ने से आता है। और इसका क्या करना होता है, क्वेश्चन करना होता है। और ये प्रैक्टिस से ही होगा। प्रैक्टिस मेंस परफेक्ट ऑल्सो वुमेन परफेक्ट, ठीक है। तो इस बात का ख्याल रखिएगा। चलिए अब देखिए, दीपावली पर्व भारतीय यानानाम प्रमुखम पर्व अस्ति। अब मान लीजिए कि इसका शुद्ध नहीं पता, टूटा फूटा भी समझ गए होंगे कि दीपावली पर्व क्या है, भारतीयों का प्रमुख पर्व है। अस्मिन दिवसे श्री राम पितु आज्ञाम पालयान
चतुर्दश वर्षानी वने उषित्वा। अब चलिए सर, हमको तो उषित्वा का मतलब नहीं पता सर। अस्मिन दिवसे तो समझ गए सर, इस दिन। श्री राम मतलब भगवान श्री राम, पितु मतलब पिता, आज्ञा का मतलब जो ऑर्डर होता है। पालयन नहीं समझे सर। चतुर्दश वर्षानी 14 बरस, वने उषित्वा, इसका मतलब सर उषित्वा का नहीं समझे सर, बताइए। तो कुछ भी आप यह तो रिलेट कर दिए कि इस दिन भगवान राम क्या किए थे। अब दीपावली है तो इतना भी आपको दिमाग होना चाहिए कि भगवान राम रावण का वध करके क्या किए थे, लौटे थे अपने पत्नी के साथ। कहाँ पे? अयोध्या लौटे थे। सेम वही बात कह रहा है कि स्वपत्नीम सीताम च विमोच्य अयोध्या नगरी प्रवितः आसीत, कि भगवान राम अयोध्या नगरी क्या किए थे, पहुँचे थे। अब देखिए यहीं पे हमको आंसर मिल गया। पहला क्वेश्चन रहेगा एक पदेन उत्तरत। एक पदेन का मतलब होता है कि वन वर्ड में आंसर देना, ठीक है। अपना आप से तेज नहीं समझना। पहली बोर्ड कह देता है कि बउआ एक ही वर्ड में आंसर देना, ठीक है बाबू। तो देखिए क्वेश्चन क्या है, देखो बच्चों, दीपावली केसाम प्रमुखम पर्व अस्ति। दीपावली केसाम प्रमुखम पर्व अस्ति। तो बचपन में आप गद्यांश वगैरह पढ़ते होंगे तो बहुत सारे बुक लिखते हैं कि दीपावली हिंदुओं का एक प्रमुख त्यौहार है, लेकिन यहाँ गद्यांश में क्या है कि भारतीय यनानाम, देखिए दीपावली पर्व भारतीय यनानाम प्रमुखम पर्व अस्ति। तो जिस बच्चा को हमको लगता है कि हिंदी में नहीं पता होगा वो भी यहाँ से समझ जाएगा कि एक पदेन में हमें क्या भरना है, तो भारतीय यनानाम भरना है। कि दीपावली किसका प्रमुख पर्व है, तो पहले लाइन में लिखा हुआ है कि भारतीयों का प्रमुख पर्व है, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, भारतीय यना नाम यहाँ पे जो भी है वो भर देंगे। इस प्रकार से भी आप लिख सकते हैं और इस प्रकार से भी जो बच्चा लिखेगा उसका भी बिल्कुल सही होगा, अनुस्वार के जगह ऐसा मोहलन, ठीक है। सर आपको कैसे पता चला? देखिए मान लीजिए कि हमको संस्कृत नहीं आता है, सर फंस गए, आपको नहीं आता, आप कह दिए, लेकिन सर आप पढ़ाते कैसे हैं इतना अच्छा? अरे बाबू आता है, अभी हम भी बच्चे बन के बना रहे हैं। देखो दीपावली पर्व भारतीय नाम प्रमुख पर्व अस्ति, दीपावली केसाम प्रमुख पर्व अस्ति, तो यहीं से भारतीय नाम प्रमुख पर्व अस्ति, तो यहीं पे आंसर होगा। अब ये नहीं कि यहाँ पे आंसर खोजने लगे। तो यही प्रैक्टिस कैले रहिएगा 20 को 25 को, तो अपने आप आपके अंदर स्मार्टनेस आ जाएगा कि कौन लाइन में आंसर होता है, बन गया। उसके बाद है कि दीपावल्याम रात्रो किम क्रियते। दीपावली के रात में हम लोग क्या करते हैं, तो बहुत बच्चा बिना गद्यांश पढ़े लिख देगा यहाँ फिर दीपावली के रात में फटाका फोड़ते हैं, तो लिख देते हैं फटाका फोड़ते हैं। बिल्कुल गलत, ठीक है, ऐसा नहीं करना है, ऐसा नहीं करना है। ये नहीं कि लिख देना है कि फटाका फोड़ते हैं, लोगों को तंग करते हैं, मनोरंजन करते हैं, खूब खाते हैं। गद्यांश में देखिए क्या लिखा हुआ है, तो देखिए यहाँ पे जरूर लिखा होगा, देखिए कहाँ पे, देखिए यहाँ पे देखिए, अस्मिन् नेवे दिवसे रात्रौ महालक्ष्मी पूजनम क्रियते। अस्मिन् दिवसे रात्रौ महालक्ष्मी पूजनम क्रियते। रात्रौ महालक्ष्मी पूजनम क्रियते मतलब हम लोग क्या करते हैं, रात्रों में महालक्ष्मी पूजनम करते हैं, यानी कि माँ लक्ष्मी की पूजा करते हैं। तो हम लोग सिर्फ और सिर्फ महालक्ष्मी पूजनम यहाँ पे लिख देंगे, बिल्कुल सही हमारा आंसर हो जाएगा। अब आप कहेंगे कि सर क्रियते क्यों नहीं लिखे, तो पहली बात तो यह तो वन वर्ड में आंसर देना है, ऊपर से क्रियते वरते क्वेश्चन में ही लिख दिया है, तो सिर्फ किम का क्वेश्चन है तो किम से ही आंसर लिखना है कि क्या करते हैं, तो हम लोग उस दिन क्या करते हैं, महालक्ष्मी की पूजा करते हैं। अब आप कहेंगे सर यहाँ तो अस्मिन दीप से लिखा हुआ है, यहाँ तो दीपावल्याम लिखा हुआ है। तो देखिए स्टूडेंट, होता क्या है कि मान लीजिए कि आप राहुल हैं, तो हम एक बार कहेंगे कि राहुल अच्छा लड़का है, लेकिन बार बार उसी की कहानी बतानी हो तो हम बार बार वह का प्रयोग करेंगे कि राहुल अच्छा लड़का है, वह अच्छा खाता है, वह अच्छा गाता है, वो रोज़ नहाता है, वो सारा काम करता है, वो ये है वो है, ठीक, तो वह का प्रयोग करेंगे। तो इसलिए बार बार दीपावली की चर्चा नहीं करके एक बार यहाँ कर दिया, उसके बाद इस दिन ये होता है, उस दिन ये होता है, इस दिन हम लोग ये करते हैं, इसलिए बार बार चर्चा नहीं किया, इसलिए यहाँ पे एक बार चर्चा किए हैं। तो यह दीपावल्याम लिखा हुआ है, ये छोटी सी बात थी, संज्ञा सर्वनाम वाला, कोई कॉन्सेप्ट नहीं इसमें। चलिए उसके बाद दीपावली पर्व कस्मिन दिने भवति। अब देखिए इसमें आप लोग क्या अपना खचरई वाला दिमाग लगा देते हैं, खचरा वाला, कि दीपावली पर्व कस्मिन दिने भवति, दीपावली पर्व किस दिन होता है, ठीक है, दीपावली पर्व किस दिन होता है। तो आप लोग क्या करते हैं कि इस साल एग्जाम दे रहे हैं तो इस साल जिस दिन दीपावली होने वाला रहता है उसका डेट लिख के चले आते हैं, तो ई हुआ बुड़बक वाला काम, ऐसा नहीं करना है। आपको शांति से फिर गद्यांश पे जाना है कि देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, तस्मादेव कालाद भारतीय प्रतिवर्षम
कार्तिक मासाय अमावस्यानाम स्वगृहेषु दीपान प्रज्वालयन्ति। मतलब कि कब होता है प्रतिवर्ष को, तो ये कार्तिक मास आए और अमावस्या नाम कब होता है, कार्तिक मास के अमावस्या को ये होता है। तो वही चीज यहाँ पे आके क्या करेंगे, लिख देंगे कि कार्तिक ना, और यहाँ पे शांति से देखिएगा क्या हो जाएगा, अमावस्या नाम। ठीक, यहाँ पे वन वर्ड में लिखना था, इसलिए इस दोनों का हम लोग संधि करके इसको जोड़ देने का काम किया। तो क्या हो जाएगा, कार्तिक मास के अमावस्या को हम लोग मनाते हैं। अगला देखिए, उसके बाद है कि दीपावली महोत्सवे गृहाणी कथम भाषन्ते। अब खोजिए कहाँ है, तो दीपावली महोत्सवे गृहाणी कथम भाषन्ते। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है गृहाणी नौ धूरी भाषन्ते, नौ धूरी भाषन्ते। तो कथम है तो सिर्फ कथम के जगह हम लोग को लिखना है, तो क्या लिख देंगे, नौ धूरीव हो गया। भाषन्ते तो पहले से, तो इस प्रकार से स्टूडेंट आप क्या कर सकते हैं, आंसर बना सकते हैं। अब देखिए स्मार्टनेस, आप कहेंगे कि सर आप कैसे पता, जो बोलते रहते हैं स्मार्टनेस सर, यहाँ पे तो बताइए तो थोड़ा सा हमको स्मार्टनेस क्या दिखा दिया। तो देखिए अब जैसे देखिए यहाँ पे भाषन्ते, कथम भाषन्ते, तो हम भाषन्ते के आसपास ही हमारा आंसर मिलेगा। अब तो हमारा आंसर यहाँ मिलेगा नहीं। अब देखिए दीपावली के शाम प्रमुखम पर्वम अस्ति, तो जहाँ प्रमुखम पर्वम लिखा, सॉरी पर्वम यहाँ नहीं, सिर्फ पर्व है, सीधा पर्व है, तो कभी कभी पर्वम भी लिखेगा। ठीक है, तो प्रमुखम पर्व अस्ति, तो यहाँ पे जहाँ जहाँ प्रमुख पर्व होगा वहीं वहीं हम आंसर खोजेंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पे किम क्रियते, तो जहाँ जहाँ हम लोग जैसे क्रियते होगा, जहाँ भी हो, यहाँ है कहीं मान लीजिए एक जगह और हो, तो हमारा आंसर कहाँ होगा, वहीं पे होगा। तो यह इसको कहते हैं स्मार्टनेस। अब जैसे हमने क्रियते पढ़ा, तो क्रियते यहाँ है और आंसर खोज रहे हैं अस्थि में, ये तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। तो संस्कृत का आंसर बहुत सिंपल होता है, जहाँ पे रहे वहीं से आंसर खोजिए। ठीक है, उसके बाद कुछ आपको बता दें, जैसे कुछ लोग अस्थि को ही आंसर लिख देते हैं, तो ये तो बिल्कुल गलत है। ये सब आपको अब इतना दिमाग होना चाहिए कि सब अस्थि मतलब है जैसे हेल्पिंग वर्ब होता है, तो वो सब आंसर थोड़ी होता है। तो यह बन गया। अब आइए पूर्ण वाक्यन में क्या करते हैं। पूर्ण वाक्यन जो संस्कृत का होता है, वो चाहे अपठित बोधनम का हो या आपके सेमुसी बुक का क्वेश्चन आंसर पठित बोधनम का हो, नोट कर लीजिए, एक बार वीडियो पॉज करके कर लिए होंगे। तो अपठित बोधनम का हो या पठित बोधनम का हो, क्वेश्चन आंसर जो होता है मेरे बउआ सोना, वह जो होता है आपका आधा आंसर क्वेश्चन में और आधा आंसर आपके पैराग्राफ में लिखा रहता है। तो बस आपको थोड़ा सा दिमाग लगा के लिखना रहता है। और हमको लगता है कि 100+ मेल आ गया कि सर ग्रामर का प्रैक्टिस आप नहीं करा रहे हैं, कब करवाइएगा। बाबू टर्म 2 में ग्रामर पूछ ही नहीं रहा है। अब आप कहेंगे सर मेरा स्कूल वाला पूछ रहा है, तो स्कूल वाला कोई भी रूल आज तक फॉलो किया है। ठीक है, तो अगर मान लीजिए स्कूल वाला प्री बोर्ड में पूछ रहा है, तो आप पढ़ लीजिए, ग्रामर का वीडियो तो है ही, लेकिन अभी पढ़ लीजिए। आप कहिएगा तो करा देंगे प्रैक्टिस, लेकिन CBSE अंकल नहीं पूछेंगे। अब पूर्ण वाक्यन में थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा। जैसे भारतीय प्रतिवर्षम किम कुर्वन्ति, भारतीय प्रतिवर्षम किम कुर्वन्ति, भारतीय लोग जो होते हैं प्रतिवर्षम मतलब एवरी ईयर, किम मतलब क्या, कुर्वन्ति मतलब करता है। ठीक है, अभी अनुवाद का सीरीज चला रहे हैं। ठीक, तो अनुवाद के सीरीज में हमको लगता है अस्ति, क्रियते, भवति, कुर्वन्ति, अभवत, जितना भी चीज़ आपका यूज होने वाला है सारा चीज़ अनुवाद में कवर हो रहा है। इसीलिए एक दो बच्चा मैसेज करता है कि 100 और अनुवाद तो 5 नंबर का, हम काहे पढ़े, छोड़ दीजिए, उतना नहीं पढ़ाइए, उतना लेक्चर। बउआ अनुवाद गड़बड़ हो जाएगा तो आपका सारा कुछ गड़बड़ हो जाएगा। चित्र भी आपसे नहीं बनेगा, पत्र भी आपसे नहीं बनेगा, और क्वेश्चन आंसर तो भूल ही जाइएगा। इसलिए पढ़ा रहे हैं। तो भारतीय प्रतिवर्षम किम कुर्वन्ति, भारतीय प्रतिवर्ष क्या करते हैं, अनुवाद पढ़ा रहे हैं। जो भी बच्चे नहीं देख रहे हैं, एकदम 0 लेवल से स्टार्ट किए हैं, पूरा हाई लेवल पहुंचा रहे हैं, तो उसमें घुस जाइए और फॉलो कीजिए सीरीज को। तो पूछ रहा है भारतीय प्रतिवर्षम किम कुर्वन्ति, मतलब जो भारतीय लोग हैं वो प्रतिवर्ष क्या करते हैं। ठीक है, प्रतिवर्ष क्या करते हैं, तो सर हम भी भारतीय, हम तो प्रतिवर्ष सर बाबू सोना में रहते हैं, तो वह आंसर नहीं करना है। पैराग्राफ में क्या करते हैं वो करना है। तो देखिए जो बच्चा यहाँ पे होगा वो समझ गया होगा कि भारतीय प्रतिवर्ष क्या करते हैं, लेकिन जो नहीं समझे उनको मैं बताता हूँ। ध्यान से देखिएगा, खोजिए पहले कहाँ कहाँ भारतीय प्रतिवर्ष लिखा हुआ है। सर यहीं पे लिखा है, सर देखिए भारतीय प्रतिवर्ष
कार्तिक मास आया, अमावस्याम स्वगृहेषु दीपान प्रज्वलंती, मतलब सभी लोग अपने कार्तिक मास में अमावस्या को क्या करते हैं, दीप जलाते हैं दीपावली के नाम पे। तो इसका आंसर कहाँ से कहाँ तक हो जाएगा, यहाँ से लेके यहाँ तक हो जाएगा। ठीक है सर, कैसे पता कर दिए, तो यहीं तक पता कर दिए। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि भारतीय प्रतिवर्ष क्या करते हैं, तो ये काम करते हैं, मतलब अपने अपने घर में दीपक जलाते हैं। ठीक है, दीपक जलाते हैं। उसके बाद यहाँ से लेके यहाँ तक का आंसर हो गया। अब आप कहेंगे कि सर एक बात तो हम देख लिए कि हाँ भारतीय प्रतिवर्ष से आंसर हमें स्टार्ट करेंगे, लेकिन एक बात बताइए सर, आपको कैसे पता चला कि यहीं तक आंसर होगा, सर हम यहाँ तक लिखे तो। ठीक है, तो यह सवाल आपके मन में जरूर एक दो बच्चा के मन में आया होगा जो 9th में ना 8 में ना 7 में पढ़ाई किए होंगे, लेकिन सबका कल्याण करना मेरा फर्ज है। ठीक है, तो हम सब समझते हैं किस बच्चा के मन में क्या आ रहा है। तो एक बात तो समझ गया कि यहाँ से आंसर होगा कि भारतीय प्रतिवर्षम क्या करता है, तो कार्तिक मासाय को क्या करता है, अमावस्याम को स्वगृहेषु दीपान प्रज्वलंती। ठीक, तो एक तो है यहाँ पे आप देख रहे हैं कि किम कुर्वन्ति क्या करता है, तो यहाँ पर देखिए प्रज्वलंती मतलब कि दीप प्रज्वलित होता है। तो एक तो अंति से यहाँ पे जो थोड़ा सा पढ़े होंगे 8-9 में, 10th में हल्का पढ़े होंगे, टर्म 1 में शुरू से इन्हें की एग्जाम के बरूब समझ गए होंगे। उसके बाद ये क्वेश्चन हमको एक लाइन का पूछा है, तो संस्कृत का आंसर अक्सर एक लाइन का होता है स्टूडेंट। ठीक है, अब इसका अगर ज़्यादा लाइन आप लिख रहे हैं तो समझिए कहीं ना कहीं आप गलती कर रहे हैं। तो हमसे क्वेश्चन यही पूछा है कि भारतीय प्रतिवर्ष क्या करते हैं, तो ये यहीं पे ख़त्म हो चुका है सेंटेंस। फिर यहाँ पे अगला सेंटेंस है कि इस दिन महालक्ष्मी की पूजन की जाती है। ठीक है, लक्ष्मी माँ की, यहाँ पे कुर्वन्ती पे यहीं पे आंसर इंड है, तो वही कर देंगे। और धोखा से अगर आप ये भी लिख देंगे तो 90% टीचर आपके मार्क्स नहीं काटेंगे, लेकिन वह टीचर दयालु होंगे तभी, क्योंकि इतना ही आंसर लिखिएगा काम आपका चल जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि अस्मिन दिने किम अभवत, इस दिन क्या होता है, अस्मिन दिने किम अभवत। तो देखिए अंकल जी जो है सीबीएसई अंकल का नहीं क्वेश्चन है, काहे मिटा दिए, सीबीएसई में पूछा गया क्वेश्चन है, शायद 2018 के या 17 में, ये 19 में पूछा गया था। ठीक, तो इसको मान के चलते हैं, कोई एग्जैक्ट नहीं है लेकिन सीबीएसई से उठा के लाएंगे क्वेश्चन। तो देखिए अस्मिन दिने किम अभवत, अस्मिन दिने किम अभवत, इस दिन क्या, अस्मिन दिने मतलब इस दिन क्या होता है, किम मतलब क्या, अभवत मतलब घट, जो भी क्या होता है। तो आप अस्मिन खोजिए सबसे पहले। तो देखिए एक जगह यहाँ पे ही अस्मिन मिला है, तो हमारा आंसर तो मेन बात है यहीं से होगा, लेकिन मान लीजिए अस्मिन 2 जगह मिलता, ठीक है, तो वो अपना दिमाग लगाते। उसके बाद दीने के जगह यहाँ पे दीपसे का यूज किया। मान लीजिए आप ही का नाम राहुल है और घर का नाम चुन्नू मुन्नू होगा, तो कोई चुन्नू यूज किया कोई राहुल यूज किया, बात तो बराबर ही है, तो दिन को ही दिवस कहते हैं। तो क्या हुआ था, तो अस्मिन दीप से क्या हुआ था, तो यही भगवान जो वनवास गए थे फिर सीता माता के साथ अयोध्या नगरी में लौट गए थे, तो यही तो होता है अस्मिन दीप से। तो कुछ लोग क्या करते हैं इसमें लिख देते हैं कि अस्मिन दीप से हम लोग मतलब कि पूजा पाठ करते हैं। ठीक है चलेगा, लेकिन ये भी लिखिएगा आप लोग, तो ये ज़्यादा बेटर आंसर रहता है कि यहाँ से लेके अस्मिन दीप से हुआ क्या था एक्चुअली में, उसकी कहानी यहाँ पूछ रही है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे। कुछ लोग यहाँ पे महालक्ष्मी पूजनम क्रियते भी लगा देते हैं, तो ठीक है, लेकिन यह क्वेश्चन इस संदर्भ में पूछ रहा है कि हम लोग इस दिन क्या इस दिन क्या हुआ था। ठीक है, तो दीपावली क्यों मनाया जाता है, अभवत क्या हुआ था। ठीक, तो कहानी ये हुआ था कि भगवान राम माता सीता के साथ लौटे थे। ठीक, तो हम लोग ये लिखेंगे। फिर कहानी अगर क्रियते से रहता तो हम लोग क्या करते हैं, ये वाला आंसर लिखते हैं। मान लीजिए कि यहाँ पे क्रियते दे देता, ठीक है, अववत काट के, तो यहाँ पे आप आंसर भी क्रियते से लिखते कि अस्मिन दिवसे हम लोग इस दिन महालक्ष्मी माँ की पूजन करते हैं। लेकिन कहानी है अववत से, क्या हुआ था घटना, तो आपको ये वाला यहाँ से लेके यहाँ तक क्या करना है, आंसर बताना है। यहाँ से शुरू कीजिएगा और यहाँ तक सीधा लेके छाप देना है। ठीक, तो कोई दिक्कत हो गया, नहीं हुआ। अब देखिए अपठित अबोधनम आपके स्कूल ट्यूशन में पढ़ाई नहीं होता होगा, इतना तोड़ तोड़ के बता रहे कि क्या होता तो क्या होता, पुराना पाप भी बता रहे। तो पूरा का पूरा एक ही बात कहेंगे, बाबू सोना में से हट के और क्या नाम है मैकलिन तकलिन का गाना उना छोड़ के, ठीक है, पानी पानी हो गई जो पे व्यूज एकदम आप बढ़ा रहे हैं। तो अगर 10 नंबर यहाँ चाहिए तो यहाँ पे समझिए कि 20+ गद्यांश प्रैक्टिस करके जाएंगे तो अपने आप आपको दिमाग खुल जाएगा। चलिए, उसके बाद पूछ रहा है कि स्वपत्नीम सीताम अन्योपद्य विशेषण पदम किम,
पूछ रहा है कि एक पद दिए, पद का मतलब कोई यहाँ पे वर्ड की बात की जा रही है, ठीक है। एक पद यहाँ पे दिया गया है, एक चीज़ लिखा गया है, समझिए सिंपल भाषा में। पूछ रहा है कि इसमें विशेषण पद क्या है, पूछ रहा है कि इसमें विशेषण पद क्या है। अब बउआ याद करो, टर्म 1 में जो भाषिक कार्य हम पढ़ाए थे सर, वो तो सिर्फ एग्जाम के लिए ना पढ़े थे, भूल गए। तू सब कुछ पढ़ के भूलियो जाएगा, 40 में 40 चाहिए तो मेहनत करना पड़ेगा, ठीक है। तो पता होगा कि विशेषण किसे कहते हैं, जो किसी शब्द की विशेषता बताए, और विशेष से किसे कहते हैं, जिसकी विशेषता बताए। मान लीजिए वहाँ पे था क्रुद्ध कृषि बल्लभ, क्रोधित किसान, तो क्रोधित क्या हो गया, विशेषण है, किसान विशेष से हो गया। तो यहाँ पे स्वपत्नीम सीताम, मतलब कि खुद की पत्नी सीताम को लेकर, सीता को लेकर, सीता माँ को लेकर, तो सीता माँ क्या हो गया, यहाँ पे विशेष से हो गया, स्वपत्नीम क्या हो गया, विशेषण हो गया, ठीक है। ठीक, तो यह पूछ रहा है, तो यहाँ पे स्वपत्नी क्या हो जाएगा, विशेषण हो जाएगा, ठीक। और किसकी पत्नी, किसके बारे में बात हो रहा है, तो सीता माँ के बारे में बात हो रहा है, तो वो विशेष से हो जाएंगे, ठीक। और आपको एक जान के बड़ा खुशी हो कि अभी हम सीतामढ़ी से आपको पढ़ा रहे हैं, अपने घर से। माँ सीता यहीं पे जन्मी थी, ठीक है, जानकी जन्मभूमि जहाँ पे पढ़ा रहे हैं, वहाँ से 500 मीटर की दूरी पे। चलिए, उसके बाद है बधवा इतस्य किम विपर्य पदम अत्र प्रयुक्तम। बधवा किसके जगह इस्तेमाल किया गया विलोम शब्द, तो अभी बहुत लोग क्या करेंगे कि विलोम रटना शुरू कर देंगे। अरे बाबू, गद्यांश का कोई ठिकाना ही नहीं है, क्या आने वाला है, बस प्रैक्टिस से होगा, तो दिमाग लगा लगा के बनाइएगा। जैसे बधवा है तो यहाँ पे क्या होगा बताइए, शांति से पढ़िए। बधवा, दीपावली का नाम कहीं बधवा सुने हैं? नहीं। प्रमुखम पर्वम अस्ति, बधवा का यहाँ पे स्वपत्नीम सीताम च, हाँ बधवा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, विमोच्य। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, विमोच्य हो जाएगा। और इसमें कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं है, यह हमको बधवा का याद है तो यहाँ पे हमने देख के बना दिया। जैसे देखिए, अब लड़का का विलोम लड़की होता है, तो इसका कोई भी फार्मूला थोड़ी है, नहीं है। अब मान लीजिए कि जैसे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड आप पढ़ते हैं, CaOH का होल ट्वाइस, तो इसका फार्मूला है, तो कैसे बनता है। लेकिन लड़का का लड़की होता है विलोम, इसका तो है नहीं, तो यह याद करना पड़ेगा। उसके बाद पूछ रहा है कि अस्ति इति क्रियाया, तो इति क्रिया है मतलब अस्ति क्या है, क्रियापद है। क्रिया मतलब जिससे किसी काम के होने का बोध हो, तो जहाँ अस्ति है वहीं पे आपको खोजना है। क्या खोजना है, तो कर्तृपदम खोजना है, कर्ता कौन है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि खोजिए पहले बात की अस्ति कहाँ है, तो सर अस्ति यहीं पे मिला। तो जहाँ अब जो भी यहाँ पे क्या होगा, कर्तृपद होगा, वह इसी में से होगा, ठीक है, अस्ति से पहले ही होगा। यह नहीं कि अब इस यहीं पे कहीं कहीं खोजिएगा, इसी में खोजिए। तो आपको पता होगा कि दीपावली भारतीयों का प्रमुख त्यौहार है, तो क्रिया क्या हो गई, यहाँ पे जो त्यौहार की बात हो रही है, अस्ति पहले बता दिया क्रिया है, तो यहाँ पे कर्ता पद क्या हो जाएगा, स्टार्टिंग का दीपावली पर्व हो जाएगा। तो यही आप यहाँ पे मान लीजिएगा, यही आंसर हो जाएगा। अब जो स्मार्टनेस बच्चा दिखाएगा वह जना को काट देगा, राम को काट देगा, क्योंकि इस वाक्य में न जना है न राम है, ठीक है। प्रमुखम है, दीपावली पर्व है, भारतीय नाम है और पर्व है, तो आप देखेंगे कि प्रमुखम तो होगा ही नहीं, क्योंकि प्रमुखम कर्तृपद होता ही नहीं है। कोई भी चीज़ प्रमुख है तो कर्तृपद हो गया, वो काम करता है, नहीं, वो तो एक प्रकार का विशेषण है प्रमुखम, ठीक, तो ये तो होगा नहीं, ठीक। उसके बाद है निशायाम इतस्य पदस्य कह पर्याय अत्र प्रयुक्तम। निशायाम, निशायाम का पर्यायवाची पूछ रहा है कि इस गद्यांश में, देखिए ध्यान से पढ़िए बउआ, निशायाम इतस्य पदस्य कह पर्याय अत्र प्रयुक्तम, मतलब निशायाम यहाँ पे कौन से पर्याय का यहाँ पे प्रयुक्त किया गया है, मतलब इस गद्यांश में निशायाम का पर्यायवाची क्या है। तो आपको पता होगा कि रात्रौ, इसका क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा कि रात्रौ का ही पर्यायवाची होता है निशानाम। तो निशानाम का पर्यायवाची यहाँ पे रात्रौ ही यूज किया गया है। यह जुग जमाना से याद होना चाहिए आपको। और अरे बुड़बक सब, दुर्गा पूजा होता है तो उसमें देखते नहीं हो, निशा पूजा होता है, रात्रि पूजा, तो उसको रात्रौ नहीं बना दीजिएगा आप लोग, जी सर। अब उसके बाद आपको 1 नंबर मिलेगा कि अस्य गद्यांश उचितम शीर्षकम लिखित। अब इससे उचित शीर्षक लिख दीजिए। इस गद्यांश का टाइटल क्या होना चाहिए बताइए, क्या होना चाहिए। तो इस गद्यांश दीपावली पे है, तो सिंपल सा, ज़्यादा दिमाग क्या लगाना है, सीधे लिख देना है कि दीपावली पर्व है, तो सीधा दीपावली पर्व लिखेगा तो इतना हिंदी हो गया, तो संस्कृतवा बना दीजिएगा विसर्ग लगा के। तो ऐसे जो है स्टूडेंट बनता है अपठित अबोध नाम।